वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। ओह नहीं, तिलहान भी इसके साथ है। चलो। तुम इस नागन को यहाँ क्यों लाए हो बारान? आज के बाद से ये हमारे साथ इसी हवेली में रहेगी। क्या मतलब है इस बात का? क्या कह रहे हो तुम ये? बिल्कुल वही जो आपने अभी सुना है दादी जान। ये अब हमारे साथ रहेगी और बस। तुम करना क्या चाहते हो आखिर? ये यहां रहेगी। और इसकी कुनियत भी कराबे है। ये इसका भी घर है। आप इजाजत दीजिए दादी जान। क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना मुझसे? जाहिर है तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ होगा भी नहीं, और कुछ कह भी दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सब कुछ खत्म हो चुका है।
ये हवेली, ये कमरा, मैं यहाँ बिल्कुल अजनबी हूँ, लेकिन मेरे पास कहीं और जाने की जगह भी नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ये भी नहीं जानती हूँ। मैं एक कैद में हूँ और ये कैद कभी खत्म नहीं होने वाली। यही मेरी हकीकत है। मैं एक कैदी हूँ, इस कमरे में, इससे बाहर भी। मैं जिस जानिब देखती हूँ सिर्फ अंधेरा ही नजर आता है मुझे, ना खत्म होने वाली तारीकी। बेटा, हर रात की सुबह जरूर होती है। हर अंधेरे में रोशनी का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। वक्त के साथ तुम भी सुबह देखोगी। ये अंधेरा सदा नहीं रहेगा बेटी। आज के बाद से तुम यहीं रहोगी। ये कौन सी जगह है? सवाल मत पूछो। आखिर मैं अकेली यहाँ क्या करूंगी? यहाँ कब तक रहूंगी? इस रात की अब कोई सुबह नहीं होगी आपा, और अगर हुई भी तो कौन जाने कब। अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। मुझे एक ऐसी तारीख रात में डाल दिया गया है जो अब कभी भी खत्म नहीं होगी। मेरी जिंदगी, अब यही मेरी जिंदगी है। कुर्बानी का वो जानवर हूं मैं जिसे सब धकेलते हैं, नफरत का शिकार बनाते हैं और गुजरे हुए वक्तों का हिसाब लेते हैं। वक्त बहुत बदल गया है, बहुत। हमने ऐसा कभी ना देखा ना सुना, लेकिन बड़ों को नजरअंदाज करना, उनका कहा ना मानना, कब से काराबे खानदान का रिवाज बन गया। कुछ नहीं बदला दादी जान, किसी को नजरअंदाज नहीं किया। अब मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं रहा। बारान, मुझे तुम्हारी हरकतें साफ दिखाई दे रही हैं। तुम्हें मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। मैंने वही किया जो करना चाहिए था, और बस। हाँ, जिसको जो कहना था उसने कह डाला। अब क्या करना है ये वाज़ेह है। अब अगर वो नागिन यहाँ आ गई है तो इसका मतलब हमें यहाँ से जाना होगा। मैंने तुमसे इंतखाब करने को कहा था, और जब वाज़ेह है कि तुम कर चुकी हो। सबको अपने नसीब से मिलता है। कदर, कुदरत को तैयार करो, हमारा सामान बांधो। आप कहीं नहीं जा रही, और आइंदा से कोई भी मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएगा। समझ गए सब? तुम अच्छी तरह जानते हो कि रवायत मेरे लिए सबसे अहम है। इस कबीले की क़यादत तुम्हारे हाथ में। क़यादत के अल्फाज के ऊपर कोई बात नहीं की जाती, ये भी जानती हूं, और मैं करूंगी भी नहीं। हमने आज तक तुम्हें सबसे ऊपर रखा। तुम्हारा कहा कानून बना, तुमने जो कहा वैसा ही किया गया। लेकिन हर चीज की एक हद होती है, याद रखो। तुमने जो किया उस नागिन को हम पर तरजीह दी, ये मेरे लिए नाकाबिले कबूल है, और मुझसे कबूल करने की तवक्को हरगिज़ मत रखो।
दादी जान, मैंने कभी आपको तकलीफ नहीं दी और ना ही दूंगा। आपने हमें मां और बाप दोनों बनकर पाला और मैंने हमेशा आपको सर आंखों पर रखा। आप जो कहें मेरे लिए काबिल कबूल है, लेकिन इस मामले में आपको कुछ नहीं मालूम। मैंने उसे साहिली मकान में छोड़ा था, बिल्कुल तन्हा, ताकि वो अपनी हदें पहचान सके। लेकिन वहां एक आदमी घुस आया। और उसे मारने की कोशिश की। अल्लाह मरहूम की बख्शिश करे, बहुत नेक इंसान थे। शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। बहुत अफसोस हुआ। अब जब तुम्हें तुम्हारा खानदान मिल गया है तो तुम अपनी मंगेतर के साथ चले जाओ यहां से, और आइंदा नजर मत आना। अपना सामान उठाओ और चले जाओ यहां से, समझ गए? यानी तुम कहना चाह रहे हो कि किसी आदमी ने उसे घर में घुसकर कत्ल करने की कोशिश की? लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा आखिर? यानी उसकी दुश्मनी किससे हो सकती है? ये तो वाकई बहुत खौफनाक बात है। शुक्र है मैं वक्त पर पहुंच गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। कौन था वो आदमी? क्या वो पकड़ा गया? आखिरी लम्हे फरार हो गया, लेकिन वो पकड़ा जाएगा, फिर मौत ही उसकी वाहिद निजात बनेगी। वो कमीना जो भी हो, उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ हो। उसे दिखाएंगे कि काराबियों के साथ उलझने का आखिर क्या अंजाम होता है। कौन है वो आदमी? कहां से आया? इतनी जुर्रत किसमें है? किसकी हिम्मत है कि काराबियों के घर आकर किसी को नुकसान पहुंचाए? तलाश करो उस आदमी को जिसने इस घिनौने काम की जुर्रत की। इबरत का निशान बना दो उसे दुनिया के सामने। देखिए दादी जान, हो सकता है कि कोई आम चोर हो। एक चोर के लिए इतना गुस्सा मत करें आप। आपको तो मालूम है मैं आपकी सेहत के बारे में फिक्रमंद हो जाती हूँ। छोड़ दीजिए ना उसे, वो खुद ही अपनी सजा पाएगा। ऐसे चोर घर घर जाकर चोरियां करते हैं। ये कोई इतना अहम मसला थोड़ी है कि इस पे आप अपनी सेहत खराब करें। अहम है जिंदगी और मौत का मसला। जो जरूरी हुआ किया जाएगा। इस घर के हर फर्द की जिम्मेदारी मुझ पर है, और जब तक मैं जिंदा हूं किसी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। कोई काराबियों पे हमला करके आजाद नहीं घूम सकता, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो। उस पर होने वाले जुल्म का हिसाब लेना हमारा फर्ज है, जब तक वो हमारे खानदान में है।
मुझे इजाजत दे, मैं कमरे में जा रही हूँ। ये क्या हरकत है? जनाजे पर मारपीट कौन करता है? बेटा, बेटा, तुम ठीक तो हो ना? शर्म करो, किस किस्म के आदमी हो तुम? हाँ, हम यहाँ ताज़ियत करने आए थे और ये हम पर हमला कर रहा है। लेकिन मेरी ही गलती है कि मैंने इससे अच्छाई की। जाओ और यहाँ से। आंटी अब इसे लेकर जाए यहाँ से। चलो चलो बेटा, यहाँ से चलो। इन लोगों के साथ अच्छाई करना ही बुरा है। चलो जल्दी इधर से। अली, ये क्या किया तुमने? क्या हो गया है बेटा? काफी देर से ऐसे ही बैठी हो तुम। कुछ तो बोलो तुम। बात करके तुम्हें सुकून मिलेगा। मुझे बताओ, क्या तुम्हें भूख लगी है? खाने के लिए कुछ लाऊं? क्या लाऊं बताओ मुझे, अभी ले आती हूँ। अच्छा, कुछ हल्का फुल्का खा लो। तुम्हें इस तरह खाली पेट नहीं रहना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही भूखी बैठी रही तो तुम बीमार हो जाओगी बेटी। चंद निवाले खा लोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें बेटी। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है बेटी, खाना तुम्हारे लिए जरूरी है। बहरान साहब, मैं दिलान बीबी के लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रही थी। बहरान साहब। जी कहिए आपा। मैं कहना चाहती थी कि। जी सुन रहा हूं मैं। अगर आपको भी किसी चीज की जरूरत है तो बताएं। नहीं। कदर आपा यहां तुम्हारा ख्याल रखेंगी। किसी भी चीज की जरूरत हो उन्हें कह देना। और तुम्हें किसी चीज का खौफ हो तो याद रखना कि मैं यही हूं। कुछ नहीं होगा तुम्हें। और अब रोना मत तुम। हाथ में धो लूंगी मैं। अली, तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ मैं। मुझे इजाजत हो कि इस वक्त तुम्हारे साथ रहूं। आखिर हम दोस्त हैं ना। मैं जानती हूं तुम नाराज हो मुझसे, लेकिन जब वक्त आएगा तो सब कुछ बता दूंगी मैं तुम्हें। ये वक्त मुनासिब नहीं है। तुम्हारे साथ इन हालात में खड़े रहकर बस तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ।
क्या अभी अपने घर जा सकता हूँ मैं? हर किसी से मुझे इस वक्त दूर रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसी तुम्हारी मर्जी। हद हो चुकी है, बहुत हो गया। मीने, सब्र करो, पुरसुकून रहो। तुम्हारा ये रवैया इस वक्त अली को डरा देगा। फिर से दूर हो जाएगा वो। हर चीज ठीक हो जाएगी। सुना तुमने? तुमने कहा था सब ठीक होगा और मैं बिल्कुल बेफिक्र रहूं। मेरी जान, सबसे पहले तो तुम रिलैक्स हो जाओ। उसने कोई बेवकूफी नहीं की होगी, उस तक नहीं पहुंच सकते। कैसे रिलैक्स रहूं? इस वक्त बहुत बेसुकूनी में हूं मैं। अगर ये बात सामने आ गई तो मेरे तमाम मंसूबे, तमाम ख्वाब खत्म। कहाँ है वो सूफी? मुझे उसे बारात से पहले ढूंढना होगा। उसे तुमने मेरे लिए भेजा था, कहा था काबिले भरोसा है। इस मसले को हल करने में तो मेरी हेल्प करोगी मेहताब। अगर मैं डूब गई तो अकेली नहीं डूबूंगी। बारान साहब, दिलान बीबी के लिए खाना लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। वो भूख की वजह से कमजोर होकर कहीं ऐसा न हो कि बीमार हो जाएं। जो कुछ हुआ मैंने सुना बारान बेटा, सोचा तुमसे मिल लूं आकर। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? क्या आप वक्त को पीछे ले जा सकते हैं चाचा जान? काश के ले जा सकता। हर किसी को वक्त दुख देता है, लेकिन कोई भी वक्त को दोबारा मोड़कर नहीं ला सकता। हम सिर्फ इसकी पैरवी करते हैं। हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है, इसीलिए हमें माजी को गले का तौक नहीं बनाना चाहिए। हमें तो बस इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हमें आगे जिंदगी में क्या करना है। दुल्हन कैसी है? दिलान मायूस है, खफा है हर किसी से, और सबसे ज्यादा शायद मुझसे। आओ बेटा, कुछ देर बैठते हैं यहाँ। आ जाओ। जी जरूर। आ जाओ इस तरफ, आ जाओ। मेरे बेटे, जो कुछ भी मैं जानता हूं और सीखा है वो किताबों से नहीं सीखा, जिंदगी से सीखा। इस जिंदगी से हम ऐसे सीखते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमें सिखाते हैं। और मैं क्या सीखा जानते हो बेटा? अगर कोई किसी से खफा हो तो इसका मतलब वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन जिसके लिए दिल में जगह ही ना हो तो उसकी
किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। शायद आप नाराज हो जाएं, या शायद थोड़े पुरजोश हो सकते हैं, और हो सकता है आपको उसकी फिक्र हो, लेकिन अगर वो आपके लिए अहमियत नहीं रखता तो चाहे वो कुछ भी करे, फिर आपको उसके किसी भी फेल से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिल की नाराजगी ऐसी नहीं होती। आपका दिल वही तोड़ता है जिसके लिए आपके दिल में जगह होती है। मुझे उसको वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। डर गई थी वो। मैं ही उसके खौफ का जिम्मेदार हूं चाचा जान। जो दिलों की फरियाद सुनता है वो खुदा है, और खुदा को जीतने के लिए बड़े कामों की जरूरत नहीं। जैसे हम पत्थर फेंकते हैं ना पानी में, अक्सर एक एक करके, बिल्कुल वैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है और आपके टूटे दिल तक पहुंचता है। जिंदगी अजीब है। पिछली बार जब यहां था मैं, तब तुम्हारे साथ जजीरों पर जाने के लिए बहुत मुंतजर था। और अब मैं एक मुख्तलिफ जगह पर जाने वाला हूं। मुझे पुरजोश होना चाहिए या खौफजदा? क्या वो जगह मेरे लिए अच्छी होगी या बुरी, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं। जिंदगी मेरे लिए एक नया दरवाजा खोल रही है, लेकिन उसके पीछे क्या होगा नहीं पता। मुश्किल है, जानती हूँ, लेकिन ये बेघर होने जितना मुश्किल नहीं है। लेकिन तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है अब तुम जानते हो। अब तुम्हारी जात की खला पुर हो जाएगी। हो सकता है कि अब तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे यकीन है तुम्हें याद आ जाएगा सब। उम्मीद करता हूं कि याद आ जाए मुझे सब कुछ। उम्मीद है मुझे। लो ये लगा लो। हारून, आखिर अली ने क्यों मारा तुम्हें? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आया भाई। हम तो इंसानियत का फर्ज निभाने गए थे, ताजियत के लिए, लेकिन अचानक वो आपे से बाहर हो गया और मुझ पर हमला कर दिया। जनाजे की वजह से मैंने उसकी इस बदतमीजी का जवाब नहीं दिया। यकीन करें, गुस्सा तो बहुत आया मुझे। वैसे भाई, जिस अली को मैं जानता हूँ वो ऐसा हरगिज नहीं है। यानी बहुत नर्म मिजाज है। यूं समझो कि वो सबको माफ करने वाला है। अपने बाबा की वजह से हो सकता है वो डिस्टर्ब हो और गुस्सा तुम पर निकाल दिया हो उसने। हारून, तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, तो बकबक मत करो। तुम्हारी आंखें देखकर बता सकती हूँ कि तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ। तो तुम ये कहानी किसी और को सुनाना। अरे कैसी कहानी भाभी? जो हुआ वही तो कहा, तुम भी तो मौजूद थी वहाँ। तुम जमरुद को पसंद करते हो ना? जानती हूँ। तो जो कर रहे हो क्या वो सही है? हरगिज़ नहीं। जमरुद को इस तरह हासिल नहीं कर सकते तुम। माफ करना मुझे हारून, तुम्हारे ये तरीके गलत हैं। औरतों के दिल में इस तरह जगह नहीं बनती है। कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। अगर तुम इसी तरह जिद पर अड़े रहे तो मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। फिर कल आकर ये मत कहना कि मेरी मदद क्यों नहीं की इस मामले में भाभी। ठीक है ना हारून? चलो शाबाश। मुझे खाना नहीं खाना आपा। आपको सहमत करने की जरूरत नहीं। तुम खाओगी?
खाओगी नहीं तो बीमार हो जाओगी। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं। हर चीज का सामना करने वाली अब क्या एक आम से बदमाश से हार मान जाएगी? गलत कर रही हो तुम अपने दुश्मन से नहीं बल्कि खुद से जंग कर रही हो, खुद को सजा दे रही हो। तुम्हें खाना होगा। कहा ना भूख नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। ये मेरा घर है, लेकिन मुझे याद नहीं है कुछ भी। लगता है ये घर किसी अजनबी का है। बस 4 दीवारों से ज्यादा मुझे इस घर में और कुछ भी नहीं दिखता। तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते वो। अपने बाबा की खातिर कोशिश तो करो, एक बार जाओ तो सही। हो सकता है कि अंदर जाकर तुम्हें अजनबी सा महसूस ना हो, शायद कुछ चीजें मानूस लगे और तुम्हारी याद ताजा हो जाए। ये घर मेरे लिए सिर्फ एक 4 दीवारों से ज्यादा और कुछ नहीं है। अगर हंसने की आवाजें आती हो तो कोई भी घर पनाहगाह बन सकता है, और इस घर में हंसी खुशी जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ हर कोई एक दूसरे के लिए अजनबी है बस। याददाश्त खोने का सबसे बड़ा नुकसान एक यही होता है। मैं चाहकर भी अपना दिल इस घर में कभी भी नहीं लगा सकता। तन्हा, यही हकीकत है। इस वसी दुनिया में कोई ना हो तो जीना मुश्किल होता है, और जब माजी ना हो तो लगता है हाल और मुस्तकबिल भी बिल्कुल बेमायने है। हो सकता है तुम्हारे वालिदैन अब ना हो, लेकिन अंदर अब भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें एक मौका देना चाहिए। इतनी जल्दी मत करो फैसला लेने में। ये भी तो हो सकता है ना कि वो लोग तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो। अभी तुम कुछ नहीं जानते, और शायद वही लोग तुम्हें मोहब्बत दें जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हारा माजी कहीं नहीं गया है, सामने ही है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो। खुद को तन्हा महसूस मत करो इतना। अब तुम हमारा हिस्सा हो वाली, तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है, तुम्हें खुद के लिए नए दरवाजे खोलने हैं। डरावना ख्वाब देख रही हो तो उठ जाओ। आंखें बंद करती हूँ तो खौफनाक ख्वाब आते हैं, इसलिए सो नहीं रही थी कि ये ख्वाब ना आए। लेकिन आखिरकार
मैं इतनी ज्यादा थक गई कि नींद ने मुझे घेर ही लिया। सब तुम्हारी वजह से। ये खौफ, ये सारे डरावने ख्वाब, ये सब तुम्हारी किए की वजह से है। अब डरने की कोई बात नहीं, यहां तुम बिल्कुल महफूज हो। ये लड़की इसे सुकून से नहीं रहने देगी, हर वक्त इसके साथ चिपकी रहती, चाहे अब कुछ भी हो जाए। इसका पीछा छुड़वा कर ही रहूंगी। मीने, देखो अली कहाँ है इस वक्त? हमारे बाग में है। घर वापस आ गया है वो, और अब हमारे हाथ में है। इस लड़की की फिक्र छोड़ दो तुम अब। ये कहानी जल्द खत्म हो जाएगी, देख लेना तुम। अली अब हमारा है, हमारा। वो नहीं जाएगा यहाँ से, क्योंकि उसका खानदान हम है। हेलो फरहान भाई, जिस शख्स ने आपके घर पर हमला किया था उसकी गाड़ी हमें मिल गई है। क्या पकड़ा गया वो? बदकिस्मती से नहीं, गाड़ी भी चोरी की निकली। गाड़ी के रास्ते में आने वाले तमाम पेट्रोल पंप्स के सिक्योरिटी कैमरों को चेक करो। ढूंढो उसे फौरन। जी ठीक है भाई। कोई बात है क्या? वो हम सब स्टडी रूम में मीटिंग के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटी, चलो आओ कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है आपा। इधर आइए, इधर आइए। ओ बेटी, ये सब खाली पेट की वजह से है। आप सुनती भी तो नहीं हैं। पेट खाली होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। बेटा, ऐसी तकलीफ नहीं देते हैं अपने आप को। मत करो ऐसा। देखो, सब तुम्हारे लिए परेशान है। आपा, कौन सब? कौन परेशान है मेरे लिए? किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं। बल्कि अगर मैं यहाँ मर गई तो सब खुश हो जाएंगे। मेरा अपना कोई नहीं बचा। बिल्कुल अकेली हूँ मैं। ऐसा मत कहो बेटा। मैं तन्हा हो गई हूँ आपा। बिल्कुल अकेली हूँ मैं। लगता है जैसे ना कोई घर है और ना ही कोई अपना। आप खुद देखें, मेरी हालत तो देखें। मैं पढ़ रही थी आपा। मेरे भी कुछ ख्वाब थे और वो सब के सब टूट गए, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। अब मैं यहाँ एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। बस जी रही हूँ मैं। मैंने सब कुछ खो दिया है आपा। एक ही दिन में सब कुछ। अपने प्यारों को, अपनी जिंदगी को, मुस्तकबिल को। आपा, जब इंसान मौत के करीब होता है तब उसे अपनी तन्हाई का एहसास होता है।
और ये कि कोई अपना उसे बचाने के लिए नहीं है, ये एहसास सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है। ना उम्मीद नहीं होते, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ रब होता है। वो सब सुनता है और देखता है। तुम खुद को अकेला मत समझो बेटी, तुम्हारे पास हम हैं, बारान साहब हैं। वो नहीं है। वो तो बिल्कुल भी नहीं। ये नया कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। बाबा ठीक कह रहे हैं, इस तरह तो कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे लगता है हमें कुछ नए स्टेप लेने होंगे, वरना इस तरह तो हम मार्केट में खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही है, लेकिन हर पार्टनरशिप के साथ कुछ रिस्क तो आता ही है। ये बात याद रखनी चाहिए। हमें हमेशा कंपनी के मफाद को तरजीह देनी चाहिए और किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मैं उन्हीं पॉइंट्स का जिक्र कर रही हूँ जो पिछली मीटिंग में बारान ने उठाए थे। डरावना ख्वाब देख रही हो तुम, उठ जाओ। जो दिलों की फरियाद सुनता है वो खुदा है, और खुदा को जीतने के लिए बड़े कामों की जरूरत नहीं। जैसे हम पत्थर फेंकते हैं ना पानी में, अक्सर एक एक करके, बिल्कुल वैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है और आपके टूटे दिल तक पहुंचता है। हमें इस टेंडर के लिए फौरी तौर पर बड़ी फंडिंग की जरूरत होगी, समझ गए? और हमें तैयार रहना होगा। बिल्कुल। वक्त जाया किए बगैर हमें पॉसिबिलिटीज देखनी होंगी। लेकिन टेंडर की तफसीलात देखे बगैर फंडिंग की तलाश बेमायने है। पहले हमें शराइत देखनी चाहिए। थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि शराइतनामा क्या हो सकता है। वैसे भी ये हमारा पहला टेंडर नहीं है। अगर हमने अभी से फंडिंग्स की तलाश नहीं की तो ये टेंडर भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्या मतलब कि शराइतनामा अंदाजन मालूम है? अगर ऐसा होता तो वो एक स्टैंडर्ड चार्ट बना देते जिसे हर कोई देखकर गुजर जाता। लगता है तुम्हें इस काम में ज्यादा महारत नहीं है। शराइतनामा प्रोजेक्ट और टेंडर ऑफर की बुनियाद होता है। उसे देखे बगैर कोई भी स्टेप लेना बहुत ही अनप्रोफेशनल है, और हमारे लेवल की कंपनी में अनप्रोफेशनलिज्म की कोई भी जगह नहीं है। अंडरस्टूड? अगर तुमसे नहीं हो रहा तो ये काम किसी और के हवाले करता हूँ। दारिया, हम सब कंपनी के फायदे के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस अहम मौजू को जाती ना बनाएं और मुश्तरका तौर पर काम करें तो कामयाबी मुमकिन है। अलबत्ता फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में दारिया की बात में भी वजन है। पहले शराइतनामा देखना जरूरी है। तो जब टेंडर का शराइतनामा और डिटेल्स हमारे हाथ में होंगी तब इस मामले को देखकर कोई फैसला किया जाएगा। मीटिंग खत्म हुई। काम भी ढंग से नहीं कर पाए बेवकूफ। बाबा, इसमें मेरी क्या गलती है? सारा का सारा कसूर उस दारिया का है। उसने अपनी शोबाजी और चालाकियों में सब लोगों के सामने मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया। मुझे बहाने नहीं चाहिए बेटा, मैं नताइज चाहता हूँ। नताइज। अगर तुम 2 दिन में उस लड़की को काबू नहीं कर सके तो हम दोनों खत्म। मेरी ये बात याद रखना, भूलना नहीं। अगर हमने इस मामले में अपनी सारी रकम खो दी तो तुम्हें अपने बाप की सख्त मार सहनी पड़ेगी। समझ नहीं आ रहा तुमसे ये काम कैसे नहीं हुआ? तुम अपने बाप पर बिल्कुल नहीं गए हो।
जरूरत पड़ने पर लोगों को अपने काबू करना पड़ता है, अपनी बात मनवानी पड़ती है, अपना काम पूरा करने के लिए खतरा भी मोल लेना पड़ता है। अगर तुम लड़ते हुए डर गए तो मुंह के बल गिरोगे और फिर कभी जिंदगी में उठ नहीं पाओगे बेटा। समझ गए? याद रखना मेरी ये बात। कभी कभार मुझे शक होता है तो मैं सोचता हूं कि तुम मेरे बेटे ही नहीं हो। ऐसा निकम्मा बेटा मेरा नहीं हो सकता, निकम्मा कहीं का। चलो अब अली, तुम्हें अब जाना चाहिए, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे भी अब चलना चाहिए। सही कहा तुमने। खुदा हाफिज। अलविदा। मीने, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो आखिर? हाँ, मेरा सब्र खत्म होने को है। पहले भी तुमने अपनी जज्बाती और बेवकूफ हरकतों की वजह से अली को खो दिया था। मेरी हर हरकत आपको बुरी लगती है। आप क्यों मेरे हर काम के बीच में आ जाती हैं? मुझे अली को पाने के लिए आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। आपको तो पैसे की पड़ी रहती है, उसके अलावा आपको किसी चीज की परवाह नहीं है। और आपको क्या पता कि इश्क क्या होता है? आपको क्या परवाह? तुम मेरा दिल तोड़ रही हो मीने। मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी भलाई, आराम और मुस्तकबिल के लिए किया। माँ का रिश्ता निभाया मैंने, पर तुम वक्त के साथ बिगड़ गई। तुम एक जिद्दी लड़की हो जो सिर्फ अपनी मर्जी करना चाहती है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अली चाहिए। अली के आने से पहले तुम्हारी ख्वाहिश कैसे पूरी होती थी बताओ मुझे? मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हें कमी ना हो, लेकिन तुम्हें जितना मिला उतनी जिद की और आखिर में तुमने अली के लिए खुद को पागल कर लिया। आपने अली को अपने बाबा से मिलने के लिए क्यों रोका था? अगर अली अपने बाबा से बात कर लेता तो वो दिल शिकस्ता होकर कभी भी नहीं जाते और अली भी अफसरदा ना होता। अगर अली बर्बाद हुआ है तो उसकी वजह आप है और कोई नहीं। तो क्या करते हम मीने? क्या करते हम? और रास्ता ही क्या था हमारे पास? अली और इज्जत सामने आ जाते अगर तो सब कुछ बिखर जाता, समझी तुम? शायद हमें भी इस घर से निकाल दिया जाता। उन दोनों का ना मिलना ही तुम्हारे लिए बेहतर था। क्यों नहीं समझती? समझ तो आप नहीं रही हैं। अली जो अपने बाबा से नहीं मिल पाया वो उसका जिम्मेदार जमरुद को समझता है आज तक। अगर उससे आपकी हकीकत का पता चल गया तो अली इस घर से आपको निकलवा देगा और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहेगा।
किताबों में भी दिलचस्पी नहीं ली उसने? नहीं, बहुत उदास हो गई है ये। किसी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रही, अपने अंदर ही कैद कर लिया है खुद को। डर है कि कहीं वो बीमार न हो जाए। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? ये किताबें तुम्हारे लिए थी, तुम्हें संभालने के लिए। लेकिन लगता है तुम शायद ठीक होना ही नहीं चाहती। क्या ये किताबें मेरी जिंदगी ठीक कर देंगी? क्या इनको पढ़कर मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो खत्म हो जाएगा? क्या मेरा खोया हुआ वक्त वापस आ जाएगा? मेरा घर, घर वाले, मेरी पढ़ाई, क्या वो सब लौट आएगा? काश कि सब इतना आसान होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने जो कुछ किया वो सब कुछ इन मामूली चीजों से माफ नहीं किया जा सकता। ये मुमकिन है। सूफी, ये आखिर तुम कर क्या रहे हो? हाँ, हमारी ये डील हरगिज नहीं हुई थी। मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स एक बार के नहीं, वो हमेशा चलते रहते हैं। मुझे अपना काम पसंद है। आप मुझे मुहाफिज कुत्ते की तरह ट्रीट नहीं कर सकती। जिसे एक बार मुझसे काम पड़ जाए उसे बार बार पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी मर्जी से काम करने का शौक है। मुझ पर हुक्म नहीं चलता। कहानी खत्म हुई, अब बात को मत बढ़ाओ। बात सुनो, सबसे पहले तुम मुझसे तमीज से बात करो। तुम्हारे सामने कोई मामूली आजिज इंसान नहीं खड़ा है। अगर तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ कोई खेल खेलोगे तो भूल है तुम्हारी। अगर भलाई चाहते हो तो मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी अजीरन बना दूंगी कि तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मुझसे उलझने की कीमत भारी होगी। मैं बस आपसे ये पूछने के लिए आई थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तुम कब से खड़ी हो यहाँ? दरवाजा क्यों नहीं नॉक किया? नॉक किया था मैंने, लेकिन शायद आपने सुना नहीं। आप फोन पर थी इसलिए मैंने आपको मुखातिब नहीं किया। अच्छा ठीक है, ठीक है। आइंदा बगैर परमिशन अंदर बताना। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम जा सकती हो। इतना धमकाया मैंने उसे, मगर ये आदमी किसी मुसीबत से कम नहीं। अजीब कोई चिपकू बेशरम किस्म का इंसान है, आफत बन सकता है। इससे पहले वो कोई गलती करे मुझे ही कुछ करना होगा। सोचो तारिया, सोचो। फिराद, क्या हाल है, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, और तुम? ठीक हूँ मैं, लेकिन यहाँ अभी कुछ हुआ है तो सोचा पहले तुम्हें ही क्यों ना बता दूं। खैर तो है, क्या हुआ है? दारिया मैडम यकीनन कोई चाल चल रही हैं, मगर मुझे फिलहाल कुछ समझ नहीं आया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, पूरी बात बताओ मुझे। मैं उनके कमरे में गई तो वो फोन पर बात कर रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी लापरवाही की वजह से आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। खुदा का शुक्र है कोई बड़ी बात नहीं हुई। मैं जानती हूँ मेरी ये गलती माफ करने के लायक तो नहीं। मेरा मतलब
मतलब आप ये मत समझिएगा कि मैं अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रही हूँ आपसे। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। मैं कभी भी जानबूझकर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। प्लीज यकीन कीजिए मेरा। जानते हैं उस दिन से मैंने खुद को कितना इल्जाम दिया है, कितनी बेचैनी से गुजर रही हूं मैं। उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे। आपसे दिल से माफी मांगती हूं मैं। मौसम ठंडा हो गया है। मैं मिस्टर कुदरत को अंदर लेकर चला जाता हूँ, कहीं इन्हें ठंड ना लग जाए। यकीनन आप ठीक कह रहे हैं। ख्याल रखें। कदर आपा, उन्हें मुझ पर यकीन है। मैंने ये महसूस किया, वो यकीन करते हैं। उन्हें लगता है मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि किसी ने पहली बार मुझे इस घर में समझने की कोशिश की हो। मुझे ऐसा लगा कदर आपा, जैसे एक बाप का अपनी बेटी के लिए प्यार। आपने महसूस किया ना? आपने भी देखा ना? वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।